स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड और ब्लड ग्रुप्स। हमने ब्लड ग्रुप्स 4 प्रकार के देखे थे, ए, बी, ए पी और ओ, जिसमें सर्वदाता हमने बात की थी, ओ ब्लड ग्रुप है, और सर्वग्राही क्या होता है, ए बी। इसी के साथ हमने यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात की थी और उसका आधार क्या था, आर एच कारक या आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर है, इसकी खोज कहाँ हुई थी, मकाका रीसस बंदर में, और यह आर एच कारक है 417 एमिनो एसिड का बना हुआ एक, यह क्या होता है, प्रोटीन। इसके 5 टाइप होते हैं आर एच फैक्टर के, आर एच डी, आर एच ई, इस प्रकार ये 5 टाइप हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है आर एच डी। और यह इसी आधार पर, यदि आर एच कारक हमारी लाल रक्त कणिकाओं पर उपस्थित है तब तो हम ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं, आर एच पॉजिटिव, और यदि आर एच कारक अनुपस्थित है तब ब्लड ग्रुप क्या होता है, नेगेटिव। और विश्व में 85% ह्यूमन प्रजाति आर एच पॉजिटिव है और केवल 15% ही क्या है, नेगेटिव है। और यदि पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ए पॉजिटिव व्यक्ति को अगर ए नेगेटिव का रुधिर अगर डोनेट किया जाए तो धनात्मक और ऋणात्मक रुधिर का अगर आपस में क्या किया जाए, आदान प्रदान अगर हो जाए तो उस व्यक्ति में क्या है, इनके एंटी प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं और वो वहाँ उस रुधिर का समूहन हो जाता है। समूहन के कारण वो लाल रक्त कणिकाएँ हैं वो धीरे धीरे क्या है, नष्ट हो जाती हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ हम बात करें कि ये आर एच नेगेटिव यहाँ एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति में यदि हम आर एच पॉजिटिव रुधिर प्रवेश करवाएं या इसको अगर दान कर दिया गया है तो इस व्यक्ति में क्या है, रुधिर समूहन की क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव में पॉजिटिव प्रवेश करता है तो यहाँ प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। यह प्रतिरक्षी होता कौन सा है, IgG, यानी नेगेटिव व्यक्ति के रुधिर में यदि पॉजिटिव रुधिर प्रवेश किया है तो उसमें क्या उत्पन्न होते हैं, प्रतिरक्षी, वो भी कौन से, IgG। और साथ में ही यहाँ क्या है, रुधिर समूहन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। समूहन का मतलब है कि रुधिर आपस में इनकी क्लोटिंग शुरू हो जाती है और इससे क्या है, रुधिर में बिलीरुबिन, ये यकृत में पाए जाने वाले क्या होते हैं, वर्णक होते हैं, इसकी मात्रा क्या है, बढ़ जाती है। इसकी मात्रा बढ़ने के कारण यकृत और प्लीहा ये अंग प्रभावित होते हैं, और जब ये अंग प्रभावित होते हैं तो इससे उस व्यक्ति के वृक्क या किडनी, ये अंग भी क्या है, धीरे धीरे क्या है, काम करना बंद कर देते हैं। यानी ये क्या है, इनकी जो फंक्शनलिटी, कार्य क्षमता है वो क्या है, फेल हो जाती है, यानी किडनी भी फेल हो जाती है और अंततः उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव या बी नेगेटिव है, उस व्यक्ति को बी नेगेटिव का ही रुधिर है वो दान या आदान किया जाता है। आप देख लीजिए कि जब नेगेटिव व्यक्ति का रुधिर है उसमें हमने पॉजिटिव रुधिर जब प्रवेश करवाया तो इस व्यक्ति में प्रतिरक्षी कौन से, IgG, एंटी IgG उत्पन्न हुए, IgG एंटी उत्पन्न हुए और इससे इस व्यक्ति में रुधिर समूहन की क्रिया द्वारा बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है और इससे यकृत और प्लीहा अंग प्रभावित होते हैं। साथ ही इससे व्यक्ति की जो किडनी या वृक्क हैं वो भी, उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, ये काम करना बंद कर देते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी से संबंधित एक और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता, इस एक रोग की बात हुई है, गर्भ रक्ताणु कोरकता या इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस
ब्लास्टोसिस भी कहा जाता है। इसमें क्या है, ये गर्भस्थ शिशु से संबंधित एक रोग है। यह भी नेगेटिव और पॉजिटिव रुधिर के आदान प्रदान, यानी जब माता का रुधिर और शिशु का रुधिर का जो ग्रुप है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अगर अलग अलग हैं, तो उस दौरान यह रोग उत्पन्न होता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता, या हम इसे क्या कहेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें क्या है, यदि माता है और माता का रुधिर नेगेटिव है, नेगेटिव, माता का रुधिर क्या है, नेगेटिव है, और इसकी जो पहली संतान है उसका रुधिर पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। और हम जानते हैं कि यहाँ से प्लेसेंटा, या इसे हम क्या कहते हैं, अप्रा, प्लेसेंटा या अप्रा द्वारा ये माता और इस शिशु का रुधिर या ये आपस में संपर्क में रहते हैं। अप्रा से ही उस शिशु को क्या है, माता द्वारा पोषक पदार्थ और रुधिर वर्ग ये प्राप्त होते हैं। तो जब रुधिर बच्चे का क्या है, पॉजिटिव, और माता का क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ से ये पॉजिटिव है, ये क्या होंगे, माता के रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं। माता के रुधिर में प्रवेश, यहाँ से जो पॉजिटिव रुधिर है वो माता के रुधिर के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे इस क्रिया के कारण ही यहाँ क्या बन जाते हैं, प्रतिरक्षी IgG, या हम इसे कहें एंटी IgG। ये क्या है, अब उस माता के रुधिर में उत्पन्न हो चुके हैं या बन गए हैं। IgG, एक बार फिर से आप देखिए कि हमारे पास माता का रुधिर क्या है, नेगेटिव है, यानी ब्लड ग्रुप कोई भी है उसमें है कौन सा, ये नेगेटिव, यानी इसमें RH कारक उपस्थित नहीं है, और इसका जो शिशु है उसका रुधिर कैसा है, पॉजिटिव। अप्रा से जब ये दोनों कनेक्टेड हैं तो बच्चे का रुधिर यहाँ माता के रुधिर में जब प्रवेश कर जाता है, मिक्स हो जाता है, तो यहाँ माता के रुधिर में क्या है, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पॉजिटिव रुधिर के आने के कारण यहाँ क्या उत्पन्न हो जाते हैं, एंटी IgG या प्रतिरक्षी IgG। तो इस माता की ये पहली संतान तो क्या है, नॉर्मल होती है, पहली संतान नॉर्मल होती है, लेकिन द्वितीय गर्भावस्था के दौरान ये जो एंटी IgG हैं, द्वितीय गर्भावस्था के दौरान एंटी IgG नवजात शिशु क्या हो, अगर पॉजिटिव है, यानी अब जो नवजात शिशु है उसका रुधिर भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये एंटी IgG यानी एंटी IG जब यहाँ प्रवेश करेंगे तो यह दोनों, यहाँ क्या क्रिया होगी, रुधिर समूहन की क्रिया होगी। नवजात शिशु का यहाँ पॉजिटिव था और पहले से यहाँ क्या बने हुए हैं, एंटी IgG प्रतिरक्षी। इससे क्या है, उस नवजात शिशु की उसी गर्भावस्था के दौरान ही, द्वितीय गर्भावस्था के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। यदि ऐसे शिशु का जन्म हो भी जाता है तो इसमें हेपेटाइटिस से संबंधित अन्य बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं और ये जन्म के बाद भी इसकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए क्या किया जाता है कि यदि नेगेटिव रुधिर ग्रुप की अगर माता है, इसीलिए क्या ध्यान रखा जाता है कि यदि नेगेटिव ग्रुप की माता है तो उस महिला के पहली संतान के जन्म के 24 घंटों के भीतर ही, 24 घंटों के भीतर ही यहाँ एंटी, यानी हम इसे क्या कहेंगे, RH-D, एंटी RH-D के इंजेक्शन, या हम इसे क्या कहते हैं, रोहगम प्रतिरक्षी, ये है पहली गर्भावस्था के बाद 24 घंटों के भीतर ही यह इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे यह इंजेक्शन क्या करेंगे, माता के रुधिर में उपस्थित जो ये पॉजिटिव प्रतिरक्षी उस रुधिर में प्रवेश किए थे, इनको क्या कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं, जिससे जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी या जो गर्भावस्था है उस दौरान शिशु की मृत्यु नहीं होती है। तो एक बार फिर से आप देखिए कि यदि माता का रुधिर क्या हो, नेगेटिव हो, और संतान का रुधिर क्या हो, पॉजिटिव, और ये अप्रा
से दोनों अटैच रहते हैं, उससे अगर ये रुधिर इस तरफ प्रवेश कर जाता है तो माता के रुधिर में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण यहाँ प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। और यह प्रतिरक्षी जब सेकंड गर्भावस्था है उस दौरान वापस अगर हमारा शिशु क्या है, पॉजिटिव है, दूसरी गर्भावस्था में भी, तो ये उसके रुधिर में मिक्स होकर रुधिर समूहन क्रिया द्वारा उसकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उन्हें नष्ट कर देता है और गर्भावस्था के दौरान ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता। इसका उपचार है, उपचार के लिए इसमें क्या किए जाते हैं, anti-RHD के इंजेक्शन, या हम इसे क्या कहें, रोहगम, या हम इसे क्या कहेंगे, रोहगम प्रतिरक्षी हैं, इनके इंजेक्शन इन्हें दिए जाते हैं, जिससे जो पॉजिटिव ये प्रतिरक्षी बने थे ये क्या हैं, ख़त्म या नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गर्भ रक्ताणु कोरकता या एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है। तो इससे हम ये भी समझ गए हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव व्यक्तियों का रुधिर आपस में कभी भी दान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है रक्तदान। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त या प्लाज्मा या प्लेटलेट्स या बोन मैरो, इनमें से किसी भी पदार्थ का दान किया जा सकता है। और रक्तदान है, इसमें ये दो टाइप की इसकी कैटेगरी है, एक तो होता है समजीवी और एक होता है समजात। करते हैं समजीवी। समजीवी का मतलब क्या है कि व्यक्ति का स्वयं का रुधिर, जैसे एग्जाम्पल कि मैंने अपना रुधिर ब्लड बैंक में दान किया है, यानी ब्लड बैंक में रखवाया है या दान किया है, और मेरा ही अगले दिन ही एक्सीडेंट हो जाए और मुझे ही रुधिर की आवश्यकता हो, या ये दान करने ये रुधिर है बैंक में लगभग 35 दिनों तक, एक बार दान किया हुआ रुधिर 35 दिनों तक सेफ रहता है, उसके बाद यह ख़राब हो जाता है। तो अगर मुझे ही मेरा ही एक्सीडेंट हो जाए, मुझे ही आवश्यकता हो, अगर मैं यही रुधिर मुझे वापस मिल रहा है, तब तो क्या कहलाता है, यह है समजीवी, यानी व्यक्ति का स्वयं का रुधिर ही दान के रूप में उसे वापस प्राप्त हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, समजीवी। समजात का क्या मतलब है कि अन्य व्यक्तियों का, हमें नहीं पता है कि किसका है, अन्य व्यक्तियों का रुधिर यदि हमने ग्रहण किया है तो क्या कहलाता है, समजात आदान। अब रुधिर दान करना है और हमें सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना होगा, ब्लड ग्रुप का ध्यान रखना होगा। लेने वाले व्यक्ति को, जो भी ग्राही व्यक्ति है, उसे अपना ब्लड ग्रुप और जो भी सामने ब्लड सैंपल है या ब्लड उसे दे रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, मैच। उसके बाद उनके क्या होने चाहिए, RH कारक का भी मिलान होना अति आवश्यक है। इसी के साथ साथ जो दान करने वाला व्यक्ति है उसके और भी टेस्ट किए जाते हैं कि उस व्यक्ति में कोई अन्य आनुवंशिक बीमारी या उसे HIV रोग या उसे, जैसे हम देखते हैं ये हीमोफीलिया है, ये तो आनुवंशिक बीमारियाँ होगी, इसके अलावा BP की, शुगर की या अन्य कोई भी उसे बीमारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर उसे ब्लड प्रेशर की भी समस्या है तो भी ऐसे व्यक्ति का रुधिर लेने से ही इग्नोर किया जाता है। तो व्यक्ति क्या होना चाहिए, पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, ना उसे शुगर हो, ना उसे हीमोफीलिया हो, ना उसे HIV हो, किसी प्रकार की कोई भी आनुवंशिक बीमारियां नहीं होनी चाहिए। यदि हम इन सावधानियों का ध्यान अगर न रखें और व्यक्ति है वो रुधिर का दान कर रहा है और एक व्यक्ति ग्राही है वो रुधिर को ग्रहण कर रहा है, तो उनमें फिर आगे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना रहती है। जैसे HIV की बात करें तो HIV1 है, HIV2 है, एक होता है HTLV1 और HTLV2। ये ऐसी रोग हैं जो अगर रुधिर दान करते समय असावधानी अगर हो जाती है तो ये बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। और रुधिर जो दान करता है उस व्यक्ति को क्या है कि डॉक्टर है वो अपनी निगरानी में भी रखता है, क्योंकि उस व्यक्ति के कुछ घंटे बाद उसमें रिकवरी स्टार्ट हो जाती है और वह 1 या 2 दिन में वापस नॉर्मल या पूरी तरह से अपने कार्य क्षमता में कार्य कर सकता है। उस व्यक्ति को अपने खाने पीने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करता ही है कि इस प्रकार के पदार्थ या ऐसे जो जूस है, दूध है, ऐसे मिल्क या लिक्विड्स आपको ग्रहण करने हैं। तो हमें जब रक्त दान करना है, रक्त में इस प्रकार के पदार्थ दान किए जाते हैं। इसके 2 टाइप हैं, समजीवी और समजात। और रक्त दान है
महादान भी माना जाता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें रक्तदान करना ही चाहिए। इसी के साथ एक होता है अंगदान। अंगदान में क्या है कि व्यक्तियों का वृक्क, यकृत, आँखों की बात करें तो आँखों का कॉर्निया, जिस तरह से रक्तदान की बहुत महत्वता है उसी प्रकार अंगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंगदान में हम अंगदान मृत व्यक्ति के वृक्क, यकृत या आंखों की कॉर्निया, और अगर ऐसा व्यक्ति हो जो दिमागी असंतुलन के कारण किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हुई है तो उस व्यक्ति के तो ये अंग हैं वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं, यानी इन्हें दान करना तो बहुत ही बेस्ट माना जाता है। लेकिन ऐसी मृत्यु है वो हमारे देश में या विश्व में बहुत ही रेयर है या बहुत ही कम होती है। तो इसके लिए क्या है, पहले से ही जीवित या अपनी इच्छा से हम है, अगर इसमें ऐसे कुछ फॉर्म भरे जाते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं कि हम ये अगर मैं घोषणा कर दूं कि मैं अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखें हैं, अपनी लीवर है और किडनी उनका दान करना चाहती हूँ, तो उसमें क्या है कि उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद, यानी जैसे मेरी मृत्यु के बाद क्या है, ये संस्था है, ये उस व्यक्ति के 7 या 8 घंटे, मृत्यु के 7 या 8 घंटों बाद ही उसके जो ये अंग हैं वो दान के रूप में ग्रहण यानी अपने पास रख लेते हैं। और यह जो अंग दान है यह भी क्या है, सात्विक दान में यह सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि इससे क्या है, किसी व्यक्ति को जीवन की खुशहाली या नया जीवन भी मिल सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति को दिखाई कम दे रहा है या अंधा व्यक्ति है तो उसे अगर आँखों से संबंधित आँखें ही प्राप्त हो चुकी हैं तो उस व्यक्ति का तो जीवन क्या हो गया, बहुत ही खुशहाल हो जाता है। इसमें क्या है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऐसा दान किया भी है, जैसे लक्ष्मी सहगल हैं, और जैसे पहले के समय में दधीची जो महर्षि थे उन्होंने तो अपनी हड्डियों तक को भी कुछ धार्मिक सात्विक कार्यों के लिए दान कर दिया था। इसी प्रकार है गौतम गंभीर है और साध्वी ऋतंबरा है, इन्होंने घोषणा की है अंगदान के लिए, तो इसीलिए अंगदान दिवस भी मनाया जाता है। 13 अगस्त को अंगदान दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें क्या है, अधिक से अधिक अंगदान, रक्तदान के लिए क्या है, जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि जो वृक्क या किडनी से संबंधित हैं, बहुत से पेशेंट या मरीज़ हैं जो किडनी न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर यदि कोई व्यक्ति है या हम अपना अंग दान, वृक्क दान, किडनी दान करने के लिए ऐसी घोषणा करते हैं और हम जागरूक रहते हैं तो हमारी मृत्यु के बाद किसी अन्य व्यक्ति को नई जिंदगी मिल सकती है। तो ये हमारा टॉपिक है रक्तदान और अंगदान। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकी। हमारे पास यहाँ एक शिशु या हम बालक की बात करें जिसका रुधिर क्या है, रुधिर वर्ग क्या है, बी। यहाँ 2 दंपति हैं, दोनों कह रही हैं कि ये बालक हमारा है। इसकी आनुवंशिकी हम चेक करते हैं। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकी का बहुत अधिक महत्व है। जैसे पहला महत्व तो है कि रुधिर वर्ग की आनुवंशिकी से हम आनुवंशिकता से संबंधित रोगों का पता लगा सकते हैं। कोई पैतृकता संबंधी विवाद है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे ये सिकल सेल एनीमिया है, हेमोलाइसिस है, ऐसे रोगों का भी पता लगा सकते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कोई पैतृकता का संबंधी विवाद है कि हमारे पास एक ये शिशु है जिसका रुधिर क्या है, बी है। 2 दंपति हैं हमारे पास, यानी फर्स्ट दंपति जिसमें पुरुष का रुधिर वर्ग क्या है, ओ, और स्त्री का क्या है, ए बी। सेकंड है जिसमें पुरुष ए है और स्त्री क्या है, बी है। अब हमें चेक करना है कि ये रुधिर वर्ग बी है, ये दोनों में से किस दंपति के साथ मैच होता है, यानी ये दोनों दंपति में से किसकी संतान है। तो हम देखते हैं, यहाँ हमने लिया पुरुष, इसका रुधिर क्या है, आई जीनी प्ररूप, यानी रुधिर वर्ग क्या है, ओ, और यहाँ हमने देखा स्त्री, रुधिर वर्ग तो इसका क्या है, ए बी, और जीनी प्ररूप क्या है, आई ए आई पी।
युग्मक बनाएं तो फिर चलो अलग अलग आप कर ही लें इनके। तो यहाँ ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हैं। तो यहाँ रुधिर वर्ग इस जीन पर रूप या आनुवंशिकी से क्या बनेगा, ए। यहाँ रुधिर वर्ग क्या बनेगा, बी। यहाँ भी क्या बनेगा, बी। और यहाँ क्या बनेगा, ए। अब इस संपत्ति की बात करें तो यहाँ हमारे पास पुरुष है, यहाँ रुधिर क्या है इसका, ए, आई ए इसका आनुवंशिकी रूप। स्त्री का रुधिर क्या है, बी, और इसकी आनुवंशिकी है ए। ये रुधिर वर्ग क्या बना, ए बी। ये रुधिर वर्ग ए, यहाँ ए बी, और यहाँ क्या है, ए। तो अब आपके सामने है कि ये जो शिशु है इसका जो पैतृकता संबंधी विवाद है उसमें दंपति ए और बी, यानी हमारे पास 2 अलग अलग दंपति है। तो उनमें से ये किसकी संतान है, दंपति एक, क्योंकि इसका रुधिर वर्ग क्या है, बी, और यहाँ भी रुधिर वर्ग हमारे पास क्या है, बी। इस प्रकार रुधिर वर्ग की आनुवंशिकी के बहुत से महत्व हैं। प्रतिरक्षा और रुधिर वर्ग या रुधिर वर्ग का महत्व है, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।